स्वागत है आपका एम एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक हम हिंदी में वर्णमाला की पूरी श्रृंखला को ख़त्म कर चुके हैं। तो आज हम हिंदी के वर्णमाला का पहला टेस्ट लेके आए हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास, लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास वर्ण, ऑप्शन बी है शब्द, ऑप्शन सी आपके पास वर्णमाला और ऑप्शन डी है ध्वनि। तो आपको पता है कि किसी भी भाषा को लिखने की शैली लिपि कहलाती है, ठीक है। और वर्ण जो होता है आपके पास वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण का ही दूसरा रूप आपके पास ध्वनि कहलाता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, वर्णमाला। तो लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्न में से दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास अ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी है री और ऑप्शन डी है आपके पास ए। तो दीर्घ स्वर की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि दो स्वर होते हैं, एक ह्रस्व लघु या मूल या फिर दूसरा दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर इसमें कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि ये सारे आपके पास लघु या मूल स्वर है। अगला क्वेश्चन आपके पास कि उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर के कितने भेद हैं या फिर दीर्घ स्वर को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो आपको पता है कि उत्पत्ति के आधार पर दो स्वर होते हैं हमारे पास, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है आपके पास मूल दीर्घ और दूसरा संयुक्त दीर्घ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा पश्च स्वर नहीं है। तो देखिए, ये जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है यहाँ पे। और जीव के आधार पर तीन प्रकार के वर्गीकरण किए जाते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो देखिए, पश्च स्वर में आपके पास आ भी आ जाता है, ओ भी आ जाता है और ओ भी आ जाता है, सिर्फ ई नहीं आता, क्योंकि ये जीव के अग्र भाग से उच्चारित होता है, ठीक। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से आवृतमुखी स्वर है। आवृतमुखी स्वर क्या हो गई? तो ओंठों की स्थिति, ओंठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से होते हैं आपके पास, वृत्तमुखी और आवृतमुखी। तो वृत्तमुखी में हो गए जिनके उच्चारण में होंठों की स्थिति गोलाकार बनती है। अब ये पूछ रहा है आवृतमुखी यानी होंठों की स्थिति गोलाकार नहीं बनेगी। तो देखिए यहाँ पे आ ई और ए। तो इन सभी के जब आप उच्चारण करते हो तो होंठों की स्थिति गोलाकार नहीं बनती। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, किस वर्ण का उच्चारण कंठोष्ठ से होता है? कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ से मिलकर बना है जो, देख। तो हमें पता है यहाँ पे कि ओ का उच्चारण होता है कंठोष्ठ से, क्योंकि ये मिलके बनता है आ और ऊ से। तो आ आपके पास कंठ से उच्चारित होता है और ऊ ओष्ठ से। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार अक्षर वर्ण किस वर्ण के बाद आता है, ठीक है। तो हिंदी शब्दकोश का क्रम मैं आपको बता चुका हूं और लिखवा चुका हूं। तो देखिए, ये आ जाएगा आपके पास का के बाद, क्योंकि जब अक्षर का वर्ण विन्यास किया जाता है तो ये क्या बन जाता है? का और सा, ठीक है। जब आप अक्षर का वर्ण विन्यास करोगे तो ये क्या बन जाएगा? का और सा, ठीक है। तो इस का के बाद आपके पास अच्छा आता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके पास कि गंगा शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो देखिए, जब गंगा का वर्ण विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले गंगा को हम इसके सरलतम रूप में लिख देंगे। तो इसको क्या लिख देंगे? गंगा। अनुस्वार को हम पंचमाक्षर में बदल देते हैं। तो अब इस गंगा का आपको वर्ण विच्छेद करना है तो क्या आ जाएगा? गा आ जाएगा, आ जाएगा, अंग आ जाएगा, गा और आ जाए। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके पास। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यंजनों का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए वर्गीय व्यंजन, ऑप्शन बी उत्क्षिप्त व्यंजन, ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन और ऑप्शन डी आपके पास विवृत। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विवृत। ये आपके पास व्यंजन का वर्गीकरण नहीं, स्वरों का वर्गीकरण है आपके पास, ठीक है, मुख द्वार के बंद या खुला होने के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि पार्श्विक व्यंजन है। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ला। पार्श्विक व्यंजन यानी जिसके उच्चारण में आपकी जो हवा है वो दांतों के जीभ के आसपास से होकर गुजरती है। जो रा है उसको कहा जाता है लुंठित व्यंजन, ठीक है। चलिए, और वा का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है दंतोष्ट्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास कि निम्न में से अर्ध स्वर है। तो आपको पता है कि अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा। तो इन तीनों में से, क्योंकि सभी ऐसे ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? या और वा होते हैं आपके पास अर्ध स्वर,
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वा और या। अगला क्वेश्चन आपके पास कि किसे काकल्य वर्ण भी कहते हैं। तो आपको पता है काकल्य वर्ण कहा जाता है किसको, हा को। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपके पास सरा का वर्ण विन्यास क्या होगा। तो संयुक्त व्यंजन है आपके पास सरा, है ना। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, अक्षा, त्र, ज्ञा और सरा। तो सरा का वर्ण विन्यास क्या होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए इस सरा पे आपके पास हलंत लगा है, यानी ये बिना हलंत के नहीं, ये सरा पे हलंत लगा है। तो इसका वर्ण विन्यास क्या हो जाएगा आपके पास। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। तो शाह पे भी हलंत और रा पे भी क्या होगा, हलंत होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास कि किस वर्ग को उत्क्षिप्त वर्ग भी कहते हैं। तो आपको पता है उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है डा और ढा को, ठीक है। तो कौन से डा और ढा, जिनके नीचे तल पर क्या होता है, बिंदु लगा होता है, डा और ढा, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो उत्क्षिप्त व्यंजन ये डा और ढा किस वर्ग में उच्चारित होते हैं, टा वर्ग में। तो याद रखना कि टा वर्ग को भी उत्क्षिप्त वर्ग भी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्न में से अघोष व्यंजन है। तो अघोष व्यंजन की डेफिनेशन क्या आपके पास, तो लिखवा चुका हूं मैं आपको कि अघोष व्यंजन क्या होते हैं कि हर वर्ग का प्रथम, द्वितीय और शाह जो 3 प्रकार से लिखी जाती है वो सभी वो किस में आ जाती है, अघोष में। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पे इसका आ जाएगा राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर ई, सभी, ठीक है। का की बात करो तो ये पहला वर्ग है, छा की बात करो तो ये तीसरा वर्ग, और सा तो इसमें तीनों प्रकार की सा क्या हो जाती आ जाती है, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे इसको जरा सा बना दीजिए, सा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास कि निम्न में अगला है कि सघोष व्यंजन है। तो आपको बताना है कि इनमें से सघोष व्यंजन कौन सा है, ठीक है। तो पता आपको कि सघोष व्यंजन क्या होते हैं, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन, और हा भी आपके पास किस में आ जाता है, सघोष में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हम, ठीक है। चलो अगला, हिंदी शब्दकोश की शुरुआत किस वर्ण से होती है। तो अभी क्लास में आपको शब्दकोश के अनुसार वर्णों का क्रम लिखवाया था। तो देखिए आमतौर पर जब हम पढ़ते हैं तो स्वरों के बारे में पढ़ते हैं तो आ से शुरुआत मानी जाती है, लेकिन शब्दकोश में शुरुआत मानी जाती है आपके पास किससे, अंग से। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास कि शा वर्ण का उच्चारण स्थल क्या है या उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको पता है ये वाली सा जो सा है इसका उच्चारण स्थल होता है आपके पास कौन सा, तो इसका उच्चारण स्थल आपके पास दंत्य। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। कुल सघोष वर्णों की संख्या। तो देखिए कुल पूछ रहा है, यानी यहाँ पे स्वर भी काउंट होंगे और व्यंजन को भी काउंट करना है। तो कुल बताना है, तो कुल में राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी 31, ठीक है। चलिए आगे आपके पास 20 आपके पास व्यंजन आ जाएंगे और 11 क्या आ जाएंगे, स्वर। तो 20 और 11 31। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अंकारांत है, अंकारांत पूछा, अकारांत नहीं, तो ये अंग है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास क्या, तो जब आप कहते हो राजू तो इसमें बड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा उकारांत। लड़के तो इसमें क्या आ रहा है आपके पास एक ही मात्रा, तो ये एकारांत। और ये क्या आ जाएगा, रमन की बात करो तो ये आ से खत्म हो रहा है तो ये अकारांत, और बच्चों की बात करो तो ये अंग से खत्म हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अंकारांत। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति लगातार होती है तो वह कहलाता है। यानी कोई शब्द दिया होगा आपके पास और एक ही व्यंजन लगातार एक बार से ज्यादा बार आए तो वो क्या कहलाता है वहां पे, तो वह कहलाता है आपके पास द्वितीय व्यंजन। कौन सा व्यंजन, द्वितीय व्यंजन। जबकि आगत स्वर क्या होते हैं, तो आगत स्वर आपके पास जैसे कॉफी है ना, विद्यालय, कॉलेज, हॉस्पिटल। आगत व्यंजन क्या होते हैं आपके पास, का, खा, गा, जा और फा, जिनके नीचे तल पर क्या लगा होता है, नुक्ता, ठीक है। अकारांत क्या हो गया, जिनका लास्ट वर्ण जब तोड़ोगे तो आ की ध्वनि आएगी तो वो क्या कहलाता है, अकारांत, ठीक है। चल अगला आपके पास स्वर और व्यंजनों की बीच की कड़ी कहा जाता है। तो आपको पता है स्वर और व्यंजनों की बीच की कड़ी किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अयोगवा को, अंग और आहा को, क्योंकि ये स्वरों की भांति भी व्यवहार करते हैं और
व्यंजन की भांति भी, तो इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है, स्वर और व्यंजनों के बीच की कड़ी। अगला है, जिन व्यंजनों के नीचे तल पर नुक्ता का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि अरबी भाषा के जो शब्द होते हैं, है ना, तो उनके नीचे तल पर क्या लगाया जाता है, नुक्ता लगाया जाता है। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं हम, तो उनको कहते हैं हम आगत व्यंजन। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके पास कि निम्न में से आगत स्वर है। तो आगत स्वर अभी बता चुका हूं मैं आपको कि जिनके ऊपर अर्धचांद होता है, तो इसके ऊपर अर्धचांद है कॉफी, है ना, तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। जबकि गजल और जख्म की बात करूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास आगत व्यंजन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं आपके पास, तो आपको पता है कि महाप्राण की जिनके उच्चारण में मुख द्वार से अधिक हवा निकले, है ना, हर वर्ग का दूसरा, चौथा और 3 प्रकार की शा और इसमें हा आ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास क्या, सभी, क्योंकि फा दूसरा हो गया, सा है, हा भी है और झा जो चौथा हो गया, तो दूसरा, चौथा और शा, सा और हा, तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपके पास, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले वे क्या कहलाते हैं। तो आपको पता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले वे कहलाते हैं अल्प प्राण। ठीक है, और जिनसे ज्यादा हवा निकलती है वे कहलाते हैं महाप्राण। अघोष जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता, और सघोष जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है, तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, अल्प प्राण। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का वर्ण विच्छेद क्या होगा। ठीक, तो पृथ्वी का जब वर्ण विच्छेद होगा तो देखो यहाँ पे रा की मात्रा, ये रा लगा आपके पर, सॉरी री लगी है आपके पास, तो इसका उच्चारण री होता न कि रा, जैसा आप कहते हो पृथ्वी, तो री की ध्वनि आ रही है यहाँ पे। ठीक, तो आपके पास इसका वर्ण क्या हो जाएगा, तो देखिए जिस वर्ण पे ये री लगती है तो वो वर्ण हमेशा आधा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आधा हो गया, ये री हो गई, जो क्योंकि था आधा है तो इस पे हलंत आ गया, और वाह और बड़ी की मात्रा, तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार शब्दों का क्रम क्या होगा। तो शब्दों का क्रम पूछा है यहाँ पे, तो पहले देखिए सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे का, और का के बाद आता है अक्षा, फिर आता है आपके पास पा, और फिर आता है या, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए बी डी सी, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी डी सी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। अगला क्वेश्चन आपके पास कि हा, यह हा का संयुक्त रूप है और इसमें मां लगी है यहाँ पे। ठीक, तो इसका वर्ण विच्छेद बताना है हमने, हा का संयुक्त रूप है जिसके हा लगा है और उस पे मां की मां है आपके पास, तो इसका वर्ण विच्छेद बताना है कि किन दो वर्णों से मिलकर ये बना है। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो याद रखना हमेशा कि इसमें हा हमेशा क्या होता है, हा हमेशा आधा होता है, जबकि जो वर्ण इससे जुड़ा होता है वो हमेशा पूरा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि हा आधा आ जाएगी और मां पूरा। ठीक है, चलिए अगला आपके पास लास्ट क्वेश्चन कि निम्न में से विजातीय स्वर है। तो दो पढ़े थे हमने, एक होता है सजातीय और एक होता है विजातीय। तो विजातीय कौन हो जाएगा इनमें से, तो आपको पता है कि आ ये मिलके बनता है किससे, आ और आ से, ई ये मिलके बनता है ई और ई से, और री मिलके बनता है री और री से, तो तब जाके ये ऐसा बनता है आपके पास, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये बनता आ और ई से मिलके बनता है ए और आ से मिलके बनता आई। ठीक, तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।